किसी क्रांति जिसने दुनिया के स्वभाव को ही बदल दिया। जी हाँ, अगर विश्व में या आधुनिक विश्व की बात करें तो किसी क्रांति ने दुनिया के वैचारिक मूल्यों को बदला है तो वह फ्रांसीसी क्रांति ही है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन तीन कॉन्सेप्ट के आधार पर फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत होती है उस समय जब फ्रांस का जो समाज है वो तीन भाग में डिवाइड था। क्लर्जी, नोबेल्टी एंड थर्ड स्टेट। क्लर्जी एंड नोबेल्टी, इनके पास सारे विशेषाधिकार थे। थर्ड स्टेट के लोग टैक्स पे किया करते थे। टाइल और टाइद नाम के दो टैक्स हुआ करते थे, जहां पर टाइल सरकार लेती थी, वहीं पर टाइद जो है वो कृषि का जो उत्पाद होता था उसका 1/10 भाग होता था और वो क्लर्जी लिया या चर्च लिया करता था। ऐसे में समाज में या कहें सरकार में, दोनों में चर्च का अच्छा खासा प्रभुत्व दिखाई देता है। चर्च लैंड भी ओन करता था। इसी बीच में क्या हुआ, क्योंकि फ्रांस के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था, अमेरिका से वॉर की वजह से सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी, जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी थी। इस वजह से लुई 16 उस समय राजा हुआ करता था, उसने जनरल असेंबली की मीटिंग बुलाई 5 जून 1789 को और कहा कि हमें टैक्स बढ़ाना है। तो इस पूरे समिट में या इस पूरे असेंबली में 1200 लोग आए हुए थे, जहां पर 600 लोग थर्ड स्टेट के थे, वहीं पर 300 नोबिलिटी और 300 क्लर्जी के हुआ करते थे। स्टेट वाइड वोटिंग होती थी, मतलब इन दोनों के एक एक वोट होंगे, इसका एक वोट होगा, तो सीधा मतलब ये है कि आराम से टैक्स बढ़ने वाला बिल पास हो सकता था। तभी थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं चाहिए, हमको हमको चाहिए हर एक व्यक्ति का एक वोट हो। लेकिन इस बात को राजा ने नकार दिया। राजा ने इसको नकारा तो ये थर्ड स्टेट के लोग इस सभा को छोड़कर चले गए और उन लोगों ने कहा हम बनाएंगे नेशनल असेंबली। बात है 17 जून 1789 की। टेनिस कोर्ट ओर्थ होती है और उस समय नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन क्या आता है, एम रखा गया नेशनल असेंबली का कि हम एक बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन और जो किंग है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएगा। लेकिन इधर भी क्या हुआ कि फ्रांस की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी, दाम बढ़ते जा रहे थे और दाम बढ़ने की वजह से लोगों ने सामान या कहें जो जो समय बाजार में कीमतें थी वो बढ़ने लग गई थी और जितने भी ट्रेडर्स थे, जो बाजार में काम करने वाले लोग थे, जितने व्यापारी वर्ग थे, इन लोगों ने क्या कर लिया, इन लोगों ने, दुकानदारों ने सामान को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जनता आक्रोशित हो गई, जनता ने अटैक कर दिया। बात है 14 तारीख की, 14 जुलाई 1789। बास्तील पे अटैक किया कि बास्तील में फ्रांस के लोगों को अरेस्ट करके रखा गया था कि इन्होंने नियम को तोड़ा है। ऐसे में लोग बास्तील पे अटैक करते हैं, बास्तील को तोड़ दिया जाता है और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। एम था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। बाद में 1791 में जिस समय फ्रांसीसी क्रांति की समाप्ति होती, राजा बोलता है ठीक है, हम संविधान के अंतर्गत आने को तैयार हैं और उसने स्वीकार कर लिया संविधान को और क्लर्जी जो कि टैक्स देता था, इससे वह टैक्स का सिस्टम खत्म कर दिया गया। वोटिंग की शुरुआत होती है वहां पर। ये अलग बात है, वोट केवल एक्टिव मेंबर्स किया करते थे, पैसिव मेंबर्स वोटिंग नहीं करते थे। एक्टिव मतलब जिनके पास पैसा था, जो टैक्स पे करते थे, वही वोट कर सकते थे। महिलाओं को और उन लोगों को जो कि टैक्स पे नहीं कर सकते थे, उन्हें वोटिंग राइट से रखा गया, उन्हें पैसिव सिटीजन कहा गया। अब इस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन उसी समय पता चलता है कि जो लुई 16 है वो बात कर रहा है ऑस्ट्रिया से, प्रशिया से, और इन लोग खिलाफ एक ट्रायंगल बनाने का प्रयास कर रहा है। जनता गुस्सा गई, जनता ने अटैक कर दिया। बात है 1792। किंग और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद 1793 21 जनवरी के दिन लुई 16 को गिलोटिन करवा दिया जाता है और वहां से सत्ता आती है जैकोबियंस की। मैक्समिलियन रॉबस्पियर वो बनता है अब तानाशाह, रेन ऑफ टेरर। इसने ये कहा कि जो भी रिपब्लिक का अपोज करेगा, क्योंकि राजतंत्र खत्म होके रिपब्लिक आ गया था, जो भी रिपब्लिक का अपोज करेगा उस सभी को मार दिया जाएगा। इसने लोगों को ग्लूटिन करना शुरू किया और इसने ऐसे ऐसे मेजर्स अपनाए जिससे कि जनता को परेशानी हुई। फॉर एग्जाम्पल, इसने ये कह दिया कि भाई देखो, कोई भी केक जैसी चीजें नहीं खाएगा, हर किसी को इक्वलिटी ब्रेड खाना पड़ेगा। इसके अलावा किसानों पे दबाव डाला है कि वो शहर आके सामान बेचेंगे। इन सब जनता बहुत गुस्सा आ गई और अंत में 1794 में मैक्समिलियन रॉबस्पियर का भी गिलोटिन करवा देता है, इसको भी मार देते हैं। और फिर आता है रूल ऑफ डायरेक्टरी। लेकिन रूल ऑफ डायरेक्टरी में 5 मेंबर कमेटी हमेशा लड़ते झगड़ते रहती थी और 1799 में
उदय होता है नेपोलियन बोनापार्ट का, एक कमांडर जिसने सत्ता पे नियंत्रण स्थापित किया और 1804 में इसने स्वयं को फ्रांस का राजा घोषित किया। यह थी फ्रांसीसी क्रांति की रूपरेखा। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट से शुरू हुई यह क्रांति किस तरीके से आगे बढ़ती गई और फ्रांस में रिपब्लिकन गवर्नमेंट का नेचर हमको देखने को मिला। तो एक निरंकुशशाही सरकार को खत्म करके, राजतंत्र को खत्म करके वहां पे पहले एक संवैधानिक रूप से नियंत्रित राजतंत्र लाया गया और बाद में राजतंत्र को हटा करके वहां पे गणतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। तो 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति, आप इसे सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखिए, यह पूरे तरीके से विश्व की संस्कृति को बदलने वाली क्रांति थी। इस क्रांति में सामंती व्यवस्था को खत्म किया, निरंकुश राजशाही को खत्म किया और नोबिलिटी और क्लर्जी को विशेषाधिकार जो मिले थे इनको भी खत्म करके एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत करी। अब इससे आप समझिए क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहला है जनसत्ता का सिद्धांत अर्थात पॉपुलर सोवरेंटी। अभी तक राजा संप्रभु होता था, राजा को हटाकर संप्रभुता दी गई। लोगों को मतलब ईश्वर प्रदत्त शासन अब यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर आप कभी जॉन लॉक के सिद्धांत को पढ़ेंगे, इन्होंने कहा था कि एब्सोल्यूट नेचर ऑफ किंग एंड डिवाइन फीचर, इसको अपोज करना चाहिए और लोगों ने सिद्धांत को माना और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। अब राष्ट्र सर्वोच्च इकाई बन गई थी राजनीति की और अब जनता के मन के अनुसार राज्य चलता था, अर्थात संवैधानिक रूप से यहाँ पर राज्य को चलाया जाता था। गणतंत्रवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों का उदय भी यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू के उस सिद्धांत का पालन किया गया जिन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज में कहा था कि सरकार को 3 भाग में बांटना चाहिए। एक कानून बनाने वाला लेजिस्लेचर, एक कानून को लागू करवाने वाला जिसे कहा गया एग्जीक्यूटिव, और एक कानून को चेक करने वाला उसे कहा गया जुडिशरी। सिद्धांत को यहाँ पर पालन किया गया और सिद्धांत के आधार पर लोकतांत्रिक मूल्य का उदय यहाँ पर दिखाई देता है और सीधे तौर पर नागरिकों का राज्य की नीतियों और निर्णयों में भागीदारी हमको साफ दिखाई देने लगती है। समानता और नागरिक अधिकारों पर बल, यहाँ पर साफ कहा गया कि देखिए हर व्यक्ति जो पैदा हो रहा है उसके अपने अधिकार हैं, स्वतंत्रता का, संपत्ति का, कानून के समक्ष बराबरी का। इन सब अधिकारों को यहाँ पे रखा गया, इसे नाम दिया गया राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये सिद्धांत यहाँ पर लागू किए गए। शुरुआत में केवल पैसिव लोग, एक्टिव लोगों के पास राइट्स थे। जब जैकोबियंस आए उन्होंने पैसिव लोगों को भी राइट देना शुरू कर दिया और सीधे तौर पर जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस थे, जन्म या वंशानुगत विशेषाधिकार, इनको समाप्त किया गया। राष्ट्रवाद का उदय होता है, लोगों की सामूहिक पहचान देखने को मिलती है, उनकी एकता पर बल दिया गया और बाद में फ्रांस में उठी इस राष्ट्रवाद की आग ने यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित किया। स्विट्जरलैंड को देखिए, जर्मनी में जब ऑटो वन बिस्मार्क आता है, उसने प्रशियन किंग को सेंटर पॉइंट बना के बाकी जर्मन राष्ट्रों को एक साथ जोड़ के आधुनिक जर्मनी का निर्माण किया। ऐसे ही गुजब मजीनी, गुजब गैरिबाल्डी और काउंट कबूर, इन लोगों ने आधुनिक इटली का एकीकरण किया और यह चीजें आपको फ्रांस की क्रांति के बाद ही देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राजनीतिक भागीदारी में लोगों का रोल बहुत बढ़ा। जैकोबियन क्लब जैसे संस्थानों ने विचारों को आगे बढ़ाया। उसके अलावा आप इसकी वजह से देखेंगे यंग यूरोप, यंग इटली जैसे संस्थानों का निर्माण होता है और जो इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आम जनमानस भी अब यहाँ पर बात करना शुरू कर दिया था। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत यहाँ पर शुरू हुआ, चूंकि अभी तक चर्च और किंग एक साथ हुआ करते थे, लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद सीधे तौर पर किंग और चर्च अलग अलग हुए और अब राजा धार्मिक आधार पर कार्य नहीं कर रहा था, वह जनता के आधार पर कार्य कर रहा था। ऐसे में एक अलगाव विचार उभरा और इसने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की आधारशिला तैयार करी। क्रांतिकारी प्रतीक हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि वहां पे फ्लैग बना, रेड ब्लू एंड व्हाइट यह कलर यूज किए गए। उसके अलावा राष्ट्रगान ला मार्सेल यहाँ पर गाया गया और यही ला मार्सेल गाकर जो आम आदमी थे वो फौज में भर्ती हुआ करते थे। क्रांतिकारी त्योहारों को, प्रतीकों को, इनको भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया गया और 14 जुलाई के दिन को महत्वपूर्ण माना गया। आज भी फ्रांस बास्टील डे सेलिब्रेट करता है।
जैकोबियन शासन के दौरान हमें थोड़ा-सा समय देखने को मिलता है जहाँ पे एक तरह का ऐसा रूल था जिसे कहते थे रेन ऑफ टेरर। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने सीधे तौर पर वहाँ पे ऐसी गतिविधियों को प्रमोट किया जो आम आदमी को समझ में नहीं आई। इस वजह से मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को भी वहाँ पे मार दिया जाता है। लेकिन हाँ, एक उदारवाद, समाजवाद, क्रांतिकारी लोकतंत्र की जड़ें हमें फ्रांसीसी क्रांति से ही देखने को मिलती हैं। और फ्रांसीसी क्रांति ने केवल यूरोप ही नहीं, पूरे विश्व को प्रभावित किया। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव आपको भारत में देखने को मिलता है। राजा राम मोहन राय और इसके अलावा टीपू सुल्तान, इन लोगों की कार्यशैली में आपको फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव देखने को मिलेगा। फ्रांसीसी क्रांति ही वह कारण है जिस वजह से अमेरिका की आजादी में भी आसानी आपको दिखाई देती है। और लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ से डेवलप किया गया। द आइडिया ऑफ नेशन, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, वो भी यहाँ से शुरू होता है। तो यूरोप और विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों और मॉडर्न नेशन स्टेट के फॉर्मेशन के लिए फ्रांसीसी क्रांति बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती है।